ये एडिटर भी तो हो सकता है। हाँ, ये एडिटेड है, ये हमारा बेटा नहीं है। रीमा जी का पूरा शरीर कांपने लगा। वो समझ गई थी कि अब अक्षराज उन्हें नहीं छोड़ने वाला है। उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहा। ये सुनते ही अब अक्षराज के गुस्से की सारी हदें टूट चुकी थी। उसने अपनी जेब से बंदूक निकाली और रीमा ठाकुर के सिर पर रखते हुए कहा, एक और झूठ और बेगूसराय की कसम, यही जान से मार देंगे। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी, रीमा ठाकुर थर थर काँप गई। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, माफ़ कीजिए बड़े ठाकुर, माफ़ कीजिए, हमको पता नहीं था कि हमारा बेटा ऐसा निकलेगा। उद्धरण चिन्ह। जीत ने जैसी ही माँ की यह बात सुनी उसका दिमाग घूम गया। उसकी माँ अपनी बात से कैसे बदल सकती थी। पर जब बात जान की आई तो अच्छे से अच्छे लोग साथ छोड़ देते हैं, और ये तो रीमा ठाकुर थी जो अपने पति की नहीं हुई, वो अपने बेटे की क्या होगी, जिसकी बस दो चीज़ प्यारी थी, पहला पैसा और दूसरा ढेर सारा पैसा। अक्षराज का इतना गुस्सा देख धृति के हाथ अपनी साड़ी पर कस गए। पर अगले ही पल उसे जीत की भयानक चीख सुनाई दी। नहीं भैया, प्लीज हमको मत मारिए, हम यहाँ से चले जाएंगे और कभी भी लौट कर नहीं आएंगे, जीत ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि अक्षराज ने अपनी बंदूक को रीमा जी की तरफ से मोड़ते हुए जीत की तरफ घुमा दिया था। जीत की चीख सुन अक्षराज ने उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर अपने गन से अपना सिर सहलाते हुए कहा, तुमको क्या लगा इतनी आसानी से मौत देंगे तुमको? चलो एक चांस देते हैं तुमको, जितना हो सके उतना भागो, और अगर हमारी पकड़ में आ गए तो जहां पकड़े जाओगे वो जिंदा गाड़ देंगे, चलो भागो। जीत ने चौंक कर अक्षराज को देखा, क्योंकि अक्षराज ने कभी किसी को अपनी पकड़ से नहीं निकाला था, और जब आज वो ये बात इतने खुले से कह रहा था तो पक्का ये उसकी कोई चाल है। क्या अब वो भागेगा अपनी जिंदगी के लिए? हाँ, आखिर किसे मौत चाहिए होगी अक्षराज ठाकुर से? जीत ने एक बार फिर सबके चेहरे को देखा और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। किसी भी गार्ड ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वो सब जानते थे कि अब आगे क्या होगा। बलराज ठाकुर ने एक गहरी सांस ली और जीत की तरफ देखते हुए खुद से कहा, बच नहीं पाएगा। गलत लड़की पर अपनी आंखें डाली थी। उन्होंने एक नज़र फ्लो पर पड़े अपने भाई को देखा और एक नौकर को इशारा किया। आखिर वो इस हालत में रहे तो अपने बेटे का अंतिम संस्कार कैसे कर सकेंगे, क्योंकि जीत अब जिंदा तो लौटेगा नहीं। इतना कह वो अपने कमरे में सोने चले गए। वही रीमा ठाकुर अभी भी एक कोने में खड़ी थी, उनकी तो आत्मा ही चली गई ऐसा लग रहा था। और उनके साथ साक्षी भी सहम कर चुपचाप खड़ी थी। वही अक्षराज ने अपनी नज़रें धृति की तरफ घुमाई, और जैसे ही उसकी लाल गुस्से से भरी आंखें धृति की भूरी आंखों से मिली, अगले ही पल उसकी आंखों में भी एक सुकून उतर आया। उसने अपने कदम धृति की तरफ बढ़ाए और उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया, और अगले ही पल धृति को अपने सीने से लगा लिया। उसके एक हाथ धृति के कमर पर कस गए और दूसरे से वो धृति की पीठ को सहलाने लगा। जैसे ही धृति ने खुद को अक्ष की बाहों में पाया वो बिखर गई, क्योंकि अब उसको समेटने वाला उसके पास था। उसके दोनों हाथ अक्षराज की शर्ट पर कस गए और उसकी आंखों से गिर रहे आंसू अक्षराज की शर्ट को गीला करने लगे। वो बस रो रही थी, वो कुछ नहीं कहना चाहती थी, अभी उसे बस अभी अक्षराज की करीबी चाहिए थी। वो उसे मिल रही थी। तभी अक्षराज ने उसके बैक को सहलाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और गालों पर लगे हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, शश धृति, हम हैं ना तुम्हारे पास, अब चुप हो जाओ, ये वक्त रोने का नहीं है, अब तुमको तुम्हारा हिसाब लेना है। अक्षराज की बात सुन धृति उसकी आंखों में देखने लगी। अक्षराज की आंखों में भले गुस्सा नहीं था, पर वो आग अभी भी थी, और शायद ये आग तब तक नहीं जाएगी जब तक जीत को चीखे ना सुन ले। अक्षराज धृति के मासूम चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने अंगूठे पर धृति के होंठों के पास रखा, जिसके टच होते ही धृति ने दर्द से अपनी आंखों से बंद कर ली। आह! अक्षराज की आंखें ये सुनते ही एक बार फिर से लाल होना शुरू हो गई थी। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और धृति के चेहरे को साफ करने लगा। वो अपने हाथों से नहीं कर सकता था, वो उन गंदे खूनों को धृति की शरीर पर बिल्कुल लगने नहीं देना चाहता था। मालती जी और सीमा जी अक्षराज की आंखों में वो इश्क की आग देख सकती थी, जिसके अंदर अक्षराज सबको जला देंगे, क्योंकि उसकी धृति की आंखों में आंसू आए थे आज। अभी वो लोग ये देख ही रही थी कि अक्षराज ने रुमाल को अपनी जेब में वापस रख लिया और धृति का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ जाने लगा। उसको ऐसे बाहर जाता देख मालती जी ने पूछा, अक्ष कहाँ जा रहे हो? इस वक्त मालती जी की यह बात सुन अक्षराज दो पल के लिए अपनी जगह रुक गया और बोला, अपनी बीवी को इंसाफ दिलाने। सब यही सोच रहे थे कि अक्षराज ने जीत को छोड़ दिया है, पर अब उसकी इस लाइन ने सबकी आंखें बड़ी बड़ी कर दी। रीमा जी अपने होश में आ चुकी थी और एक तक अक्षराज को देखने लगी थी। जिसको भी आखिरी बार उसे देखना है वो आ सकता है, ये कहते हुए अक्षराज बिना एक पल रुके धृति को लेकर निकल गया।
वो अपनी ब्लैक थार के पास आया और धृति को बिठाते हुए खुद भी बैठ गया और अगले ही पल उसकी गाड़ी बेगूसराय की सड़कों को दौड़ने लगी। धृति बस चुपचाप एक तक अक्षराज को देखे जा रही थी। उसने बहुत सुना था अक्षराज के गुस्से के बारे में, पर पहली बार वो अपनी आंखों से इसे देख रही थी। और अब उसे समझ आ रहा था कि अक्षराज ठाकुर क्या चीज़ है। अगर वो कहे कि वो दुनिया जला सकता है तो वो सच में जला सकता है। वो इसके बारे में दोबारा एक पल के लिए नहीं सोचेगा। वही हवेली में मालती जी ने एक नज़र सबके ऊपर डाली और चिल्लाते हुए कहा, ए गाड़ी निकालो रे। अक्षराज की आंखों के सामने हर एक वो पल घूम रहा था जब जब जीत धृति के करीब आने की कोशिश कर रहा था। वो ही जानता था जब उसने ये पहली बार देखा था तो उसके दिल पर क्या गुजरी थी। वो बस उसी वक्त जीत की आंखें निकाल देना चाहता था। पर आज जीत इतने हद तक गिर गई कि उसकी बीवी पर इतने गंदे इल्जाम लगाए, वो भी सबके सामने। उसने एक नज़र धृति की तरफ देखा जो उसे एकटक देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर आए वो हर की चोट अक्षराज के दिल के टुकड़े कर रहा था। अक्षराज का दिल कर रहा था वो बस अभी धृति को अपनी बाहों में भर ले और उससे इतना प्यार करे कि वो ये सब भूल गए। पर उसे इस वक्त सबसे पहले धृति को उसका इंसाफ दिलाना था। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन फिर भी बेगूसराय के हर एक सड़क पर उतनी ही चकाचौंध थी। हर तरफ गाड़ियां चल रही थी, लोग घूम रहे थे, और ये देख धृति आराम से बता सकती थी कि उनकी गाड़ी अभी बेगूसराय के सबसे बिजी इलाके पर खड़ी थी। और अगले ही पल एक चिक ने उस बिजी से इलाके को सन्नाटे से भर दिया। ये चिक किसी और की नहीं बल्कि जीत ठाकुर की थी, जो अभी अक्षराज की गाड़ी के नीचे आने से बचा था। धृति की नज़र अक्षराज से हटकर सामने की ओर चली गई थी, जहां उनकी गाड़ी चौराहे के बीचों बीच खड़ी थी और जो लोग यहां पहले से थे वो आसपास गोला बनाकर खड़े हो गए थे। उसने अपनी नज़र अक्षराज पर घुमाई जो अपने खतरनाक नज़रों से सामने की ओर देखे जा रहा था। अगले ही पल अक्षराज अपनी गाड़ी से निकला और नीचे पड़े हुए जीत के कॉलर को पकड़ उसके ऊपर अपने पंचेस की बारिश करने लगा। Even the word heartless devil came into existence after seeing AKSHRAAJ ठाकुर। जीत का पूरा चेहरा खून से लथपथ था। उसने भी कोशिश की थी मारने की, पर अक्षराज ने अगले ही पल उसके हाथों को पकड़कर ऐसा पीछे घुमाया कि वो उसी पल टूट गया। जिन हाथों से मेरी बीवी को छूने की कोशिश की, तुमने हम वो हाथ तोड़ने की ताकत रखते हैं, अक्षराज ने अपनी गहरी आवाज में कहा, जिसने सुन जीत की आंखें दर्द से बाहर आ गई। वो अभी कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं था। दर्द उसकी पूरी बॉडी में दौड़ रहा था, जिसकी बस एक वजह थी, वो था अक्षराज ठाकुर। उसकी हड्डियों की टूटने की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी अपनी आंखों से बड़ी कर उसे ही देखे लगे थे। सबको पता था कि अक्षराज ठाकुर क्या चीज़ है और सबने ऐसे मौत के खेल न जाने कितनी ही बार बेगूसराय में देखे थे। पर आज की बात ही कुछ अलग थी। अक्षराज ने अगले ही पल अपनी बेल्ट निकाली और जीत के ऊपर बरसाने लगा। जीत की चीख वहाँ हर एक पल में गूंज रही थी। उसकी चीख इतनी खतरनाक थी कि धृति की पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। अक्षराज ने जीत को खून से लथपथ शरीर को देखा, जिसके ऊपर बस खून ही खून लगा था। उसके कपड़े हर तरफ से फट गए थे और वो बस कुछ सांस ले रहा था। अक्षराज ने एक नज़र जीत की बॉडी को देखा और फिर उसके कॉलर को पकड़ा, उसे बीचों बीच लगे बड़े से पिलर से चिपकाते हुए जोर से चिल्लाया, आँख खोलो अपनी, कहा था ना, हाथ आओगे तो यही बेगूसराय की ज़मीन में गाड़ देंगे। आखिरी समय आ गया, एक बार देख लो ये दुनिया, क्योंकि अगले बार यहाँ जन्म लेने से पहले तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। ये कहते हुए अक्षराज ने उसी बैग से जीत को बांध दिया था। सब लोग अपनी सांस रोके जीत की तरफ देख रहे थे। वो सब समझ गए थे कि अब आगे क्या होने वाला था, पर तभी सबको अक्षराज की आवाज़ जाती है जो शांत थी, धृति बाहर आओ। जिसे सुनते ही सब लोग अपनी आंखें बड़ी कर रह गए, क्योंकि अभी तो अक्षराज की आवाज़ आग उगल रही थी और अब एक ही पल में इतनी शांति। वही धृति ने जैसा ही अपना नाम सुना, उसकी पूरी बॉडी कांप गई। उसने एक गहरी सांस की और कार का गेट खोल बाहर निकल गई। हमारे पास आओ धृति, अक्षराज ने बिना धृति की तरफ देखते हुए कहा। धृति चुपचाप अक्षराज के पीछे आकर खड़ी हो गई, क्योंकि जीत की इतनी खराब सिचुएशन उससे देखी नहीं जा रही थी। पर तभी अक्षराज ने उसका हाथ पकड़ाकर उसे अपने आगे कर दिया और कहा, अपना हिसाब पूरा करो, इससे पहले कि ये हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ दे। ये सुनते ही धृति अक्षराज को देखने लगी, जी पहले से ही उसे देख रहा था। धृति को हर एक बात याद थी जो अभी कुछ वक्त पहले जीत ने उसे कहा था। जो गंदे इल्जाम उसके ऊपर लगाए थे उसे वो सब याद थे। वो उन लोगों में से नहीं थी जो जीत को जाने दे देगी। इतना होने के बाद भी धृति ने अपने कदम आगे बढ़ाए और एक जोरदार थप्पड़ जीत के गालों पर जड़ दिया। थप्पड़ की वजह से जीत का चेहरा झुक गया। ये थप्पड़ हमको सबके सामने बदनाम करने के लिए है।
इतना कहते ही धृति ने फिर एक और जोरदार थप्पड़ जीत के दूसरे गाल में मारा और बोली, ये हम पर अपनी गंदी नज़र डालने के लिए। और फिर से एक थप्पड़ मारते हुए बोली, ये हमारा मजाक बनाने के लिए। इसी तरह अब वो बिना बोले 10 थप्पड़ मार चुकी थी जीत को। जीत हर थप्पड़ के बाद बस एक तरफ झुक जा रहा था। उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो धृति के एक भी थप्पड़ को सह सके। उससे मारते मारते धृति ही रोने लगी थी, क्योंकि जो उसके साथ उस पल में हुआ था वो अब कभी भी उसे भुला नहीं पाएगी। अक्षराज ने धृति को रोता देख उसे जीत से दूर किया और अपनी बाहों में भरते हुए गले से लगा लिया। धृति भी अक्षराज की बाहों में किसी बच्चे की तरफ लिपट गई थी। अक्षराज अपने लाल आंखें से अपने सामने बंधे हुए जीत को देखे जा रहा था और अपने हाथों से धृति की पीठ को सहलाए जा रहा था। तभी जीत ने अपनी बस बंद हो रही थी और आंखें उठाकर धृति को देखा और इसी पल अक्षराज ने धीरे से बुदबुदाया, यह आखिरी बार था जब तुमने इसे देखा। और इतना कहते ही अगले ही पल उस माहौल में गन की आवाज गूंज गई। धृति की पूरी बॉडी गन जी की आवाज अपने इतने पास से सुनकर कांप गई, पर अक्षराज ने उसे बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया। जीत के सर के बीचों बीच लगी गोली इस बात का सबूत थी कि अक्षराज ठाकुर की कही गई हर एक बात वो पूरी करने की हिम्मत रखता है। When he said that he was insane for her, that was not a mere statement, he actually meant that. जीत की झुकी हुई डेड बॉडी देख रीमा ठाकुर और साक्षी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। मालती जी और सीमा जी भी एक टक सामने देखी जा रही थी। किसी के अंदर कुछ भी कहने की कोई हिम्मत नहीं थी। भीड़ में खड़े लोग बस चुपचाप देख रहे थे। अक्षराज ने सबको एक नज़र देखा और कहा, यहाँ कोई मेला नहीं चल रहा है, जाओ अपने अपने काम पर सब। ये सुनते ही सब लोग डरते हुए वहां से जाने लगे। अक्षराज ने अलगे ही पल अपने सीने से लगी धृति को अपनी बाहों में उठाया और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। धृति का चेहरा पूरी तरह से अक्षराज के सीने में छुपा हुआ था। उसके अपने दोनों हाथों से अक्षराज की शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। धृति को कार में बिठाने के बाद अक्षराज ने रघु को जीत के शरीर को शमशान घाट भेजने को कहा और साथ ही घरवालों को वापस घर भेजने को भी। इतना समझाकर वो वापस से अपनी कार में बैठकर ठाकुर हवेली की तरफ बढ़ गया। अब बस उसे धृति के साथ रहना था। भले ही धृति ने अपना सारा हिसाब ले लिया था जीत से, पर वो ऐसे इतनी जल्दी वो सब कुछ नहीं भूल सकती थी। उसे उसके प्यार की जरूरत थी। इस पूरे सफर में अक्षराज की नज़र एक पल के लिए भी धृति के ऊपर से नहीं हटी थी। वही धृति चुपचाप सामने की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं दिख रही थी। क्या कुछ हुआ था जो उसे नहीं पता? अक्षराज के मन में ये ख्याल अचानक से आ गया। कुछ ही पलों के बाद उनकी गाड़ी एक बार फिर से ठाकुर हवेली में खड़ी थी। अक्षराज ने धृति को देखा जो अभी भी वैसे ही बैठी थी, मानो वो किसी और ही दुनिया में खोई थी। उसने अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट तक नहीं कर सका। ये सिर्फ उसके वजह से हुआ था। अगर वो धृति के पास रहता तो ये नहीं होता। पर ये वक्त सोचने का नहीं था। अक्षराज गाड़ी से निकला और धृति की तरफ का दरवाजा खोलते हुए उसे एक झटके से अपनी बाहों में उठा लिया। ये एहसास पाते ही धृति ने अपनी लाल नम आंखों से अक्षराज की तरफ देखा और फिर सामने ठाकुर हवेली को। और फिर एक बार इस हवेली में हुई हर एक चीज उसके आंखों के सामने आ गई थी। उसके हाथ अपने आप ही अक्षराज के शर्ट पर कस गए और वो डर भरी आंखों से हवेली की तरफ देखने लगी। अक्षराज ने धृति को अपनी बाहों में सिक्योर किया और हवेली के अंदर बढ़ गया। अब तक नौकरों ने भी हवेली साफ कर दी थी। अक्षराज डायरेक्ट धृति को उनके कमरे में ले आया और उसे काउच पर बैठा दिया। वो धृति को बात लेने ही बोलने वाला था, क्योंकि बात लेने के बाद उसे अच्छा महसूस होता है, और उसके बाद वो धृति को दवाई देकर सुला देता। क्योंकि अगर धृति ऐसी ही बैठी रही और बार बार वही सब चीज़ों को सोचती रही तो ये उसके हेल्थ को खराब कर सकती है। पर अभी वो कुछ कह पाता है। धृति अचानक से काउच से उठ गई और बाहर की तरफ जाने लगी। ये देखते ही अक्षराज जल्दी से उसके पास गया और धृति के हाथों को पकड़ते हुए बोला, धृति कहाँ जा रही हो? क्या वक्त है? धृति ने एक नज़र अक्षराज को देखा और बोलने की कोशिश की, हमको जाने दीजिए अक्ष, हमारे वजह से सब गलत हो रहा है, सब हमारी गलती है, सब हमसे अब नफरत करेंगे और हम किसी की आंखों में अपने लिए और नफरत नहीं देख पाएंगे। ये कहती हुई धृति ने अपना हाथ अक्षराज की पकड़ से निकलने की कोशिश की। वही अक्षराज धृति की ये बात सुन पूरी तरह से हिल चुका था। वो समझ गया था कि धृति के दिमाग में क्या चल रहा है। वो इस सब का जिम्मेवार खुद को मान रही है, जो कि सरासर गलत है। उसने धृति को खुद की तरफ घुमाते हुए कहा, हमको किसी से कोई मतलब नहीं धृति, और ना ही तुमको होना चाहिए। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा करेंगे। तुमको किसी और के प्यार की कोई ज़रूरत नहीं। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है।
तुम अब हमसे जुड़े हो और हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे, ये सारे ख्याल अपने दिमाग से निकालो और हमारे साथ चलो। ये कहते हुए अक्षराज ने धृति को चलने का इशारा किया, पर धृति बिल्कुल भी नहीं हिली। वो अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी होकर अक्षराज की बातों में खो चुकी थी। अक्षराज के हर एक बातों में उसका इश्क झलक रहा था, जो कि धृति चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। फिर से धृति ने कहा, हमको पता है अक्ष, आपकी मोहब्बत हमारे लिए काफ़ी है, पर हमारी किस्मत बहुत खराब है, वो आपको भी बस हर्ट ही करेगी। हम जब तक आपके पास रहेंगे आपको भी बस चोट लगेगी, इसलिए हमको जाने दीजिए अक्ष। ये कहते हुए उसने खुद को एक बार फिर से अक्षराज से अलग करने की कोशिश की। वही ये सुनते ही अक्षराज की आंखें लाल हो गई थी। धृति अपने बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? अगर ये सारी बातें किसी ने उसके मन में डाली है तो वो उससे शख्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। कहीं नहीं जाओगी धृति तुम, हम तुमको कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। उस दिन तुमने कहा था कि तुमको सेल्फिश होना है और आज हम कह रहे हैं कि हम सेल्फिश है। बस तुम्हारे लिए तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है धृति, न ही तुम हमको कभी चोट पहुंचा सकती हो। ये कहते हुए अक्षराज चुप हो गया, पर अगले ही पल जो धृति ने कहा वो काफी था उसके अंदर के अक्षराज ठाकुर को जगाने के लिए। ना नहीं, हमारे वजह से हमेशा सब कुछ गलत होता है, हमारी किस्मत ही ऐसा है, इसलिए मम्मी पापा ने भी हमको कभी प्यार नहीं किया, हम बहुत बुरे हैं, हम किसी के प्यार के लायक नहीं। अभी धृति अक्षराज को खुद से दूर करते हुए ये कह ही रही थी, अगले ही पल उसके सारे वर्ड्स अंदर ही रह गए, क्योंकि अक्षराज ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ते हुए उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया था। और जैसे ही अक्षराज ने धृति के कैपते हुए होठों पर अपने होठों को रखे, धृति की पूरी बॉडी में कर्ट दौड़ गया, उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। इतनी देर से चल रहे एक भी ख्याल अब उसके पास नहीं बचे थे। वो बस इस मोमेंट को जी रही थी, या फिर ये कहे कि वो बस इस मोमेंट में खो चुकी थी पूरी तरह। अक्षराज का उसके इतने पास हो उसे सुकून और राहत दोनों दे रहा था, और ये पहली बार था जब अक्षराज ने उसे आगे बढ़कर किस किया था, वो भी उसके होठों पर। अक्षराज अपने होठों को धृति के मुलायम होठों पर रख उसे बहुत ही पैशनेटली किस किए जा रहा था। उसके हाथ धृति के बालों में उलझते जा रहे थे और देखते ही देखते उसने धृति के बालों को अपनी मुट्ठी में उलझा लिया था। He was not only kissing but devouring her soul. उसके ऐसा करते ही धृति के होंठ हल्के से खुल चुके थे। ये देखते ही अक्षराज ने अपनी जीभ को धृति के मुंह के अंदर डाल दिया और उसे हर एक कोने को महसूस करने लगा। She tastes sweet, just like he wanted. He is not fond of sweets but her sweetness has something different for which he is getting addicted. अक्षराज के जीभ को अपने मुंह में महसूस कर धृति की आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसने अपने आप को पूरी तरह से अक्षराज के बाहों में छोड़ दिया। अक्षराज ने परफेक्टली धृति की नाजुक सी बॉडी को अपने बाहों में जकड़ लिया और उसके लोअर लिप को स्मूच करने लगा। उसके ऐसा करते ही धृति के हाथ अक्षराज की शर्ट पर कस गए और वो धीमे धीमे शिश्कियां लेने लगी। उम्मम अक्ष जारी है।